बच्चों हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल डायनेमिक्स वाला चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने रिजिड बॉडी कंस्टेंट के बारे में बातें कर ली थी। रिजिड बॉडी कंस्टेंट हमने दो बातें की थी, एक वेलोसिटी कंस्टेंट, एक एक्सीलरेशन कंस्टेंट। आज हम उसकी एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन के लिए देखिए हमारे पास डू योर सेल्फ वाला जो है फॉर्मूला चार्ट का, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि जो फॉर्मूला चार्ट होता है उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। वो एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए। देखिए फॉर्मूला चार्ट का जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक हैं वो सब मैंने आपको करवा दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 भी करवा चुके हैं हम आपको। आई एम कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर इन्होंने एक रॉड बनाई है छोटी सी, ये सीन है, यहाँ एंगल थीटा है, इसको इन्होंने ए वेलोसिटी से उधर खींचा है। नेचुरल है कि अगर इसको वी ए वेलोसिटी से खींचा है तो ये जो बी पॉइंट है ना, इट विल कम डाउन विथ वी बी वेलोसिटी, राइट। एक मिनट, इट विल कम डाउन विथ वी बी वेलोसिटी, राइट। ओके बेटे, अब वी ए के मैं एक कंपोनेंट इधर कर देता हूँ, एक कंपोनेंट इधर कर देता हूँ। परपेंडिकुलर एलोंग कंपोनेंट कर रहा हूँ मैं, तो एलोंग कंपोनेंट करूँगा तो वी ए कॉस थीटा आएगा, इधर आएगा वी ए साइन थीटा, करेक्ट। सोचिए थीटा एंगल है, वहाँ पर ये 90 माइनस थीटा होगा, तो मैं बी का कंपोनेंट इधर लूँगा तो ये आएगा वी बी कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि वी बी साइन थीटा। इधर आ जाएगा ये वी बी कॉस थीटा। चेक करिए आप। सबसे पहला कंस्ट्रेंट तो आपको 1 मिनट में समझ में आ गया, क्या कि ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी को बराबर होना पड़ेगा, कोई भी कम ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज़रा सा भी कम ज़्यादा हुआ ना तो रिजिड बॉडी नहीं रह जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वी बी साइन थीटा इट इज इक्वल टू वी ए कॉस थीटा। ये तो हमारी बात नंबर 1 आ गई जी। तो वी बी इक्वल टू आ जाएगा आपका वी ए कॉट थीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फर्स्ट आंसर भी आ गया आपका, चेक करिए। हाँ, फर्स्ट आंसर आ गया। अब देखिए ओमेगा बेटा निकलता है परपेंडिकुलर वेलोसिटी से, मतलब इस डायरेक्शन में, रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर। तो किसी भी एक के रेस्पेक्ट में ले लो आप। तो देखो इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट हैं इसलिए ऐड हो जाएंगी, रिलेटिव। तो देखो ओमेगा क्या आएगा, है ना, वी ए साइन थीटा प्लस वी बी कॉस थीटा इट इज इक्वल टू ओमेगा, ये आएगा। आपका ओमेगा आ गया है वी ए साइन थीटा प्लस वी बी है वी ए कॉट थीटा, और यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन एल। तो आप ओमेगा कैलकुलेट करिए पूरी तरह से। कॉट थीटा को आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे को ऐसा लग रहा है कि आ जाएगा वी ए अपॉन एल साइन थीटा। आप चेक करिए जरा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया, है ना। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व जब मैं करता हूं तो आप एक बार अपना वीडियो जो है पॉज कर दिया करो और पॉज करके अपने आप सॉल्व करने की ट्राई किया करो। ये नियम बना लो, है ना, कि मैं जैसे क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहा हूँ, अब आप 11 को थोड़ी देर के लिए अपने आप ट्राई करिए, उसके बाद मेरा वीडियो देखा करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने क्या किया है कि एक रॉड ली है जिसकी लेंथ एल है, तो और वो थोड़ी सी बाहर निकली हुई है उससे, दीवार से। देखिए आप, इस तरह का सीन है, इस तरह का सीन है बेटा। ये हाइट h है, यहाँ से भी h डिस्टेंस पर ये रॉड स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा बाहर निकल रही है। ये सीन है ना। ये h है और ये h है। अब ये h है और ये h है, तो नेचुरल है कि दिस एंगल इज 45 डिग्री, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब चलिए, ये आपका h है, ये h है, तो ये √2h है। ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितनी आएगी, सोचो जरा। ये वाली डिस्टेंस जो आएगी, ये डिस्टेंस आएगी आपकी L माइनस √2h। सोचिए, विचार करिए जरा। हाँ जी, पूरी इस पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम B है
और इस पॉइंट का नाम C है ना। आप तीनों पॉइंट्स को ध्यान से देखिए, ACB इट इज गिवन L है ना, AC इट इज गिवन √2h, ओके, और CB विल ऑटोमेटिकली कम AB माइनस AC, तो AB माइनस AC कितना आएगा CB, दैट इज L माइनस √2h, ये CB आ गया। इसमें कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इस सवाल में अगर देखें ध्यान से तो C पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। C पॉइंट क्या है, दीवार के ऊपर रखा हुआ है। बेटे जब कोई चीज़ दीवार पर रखी हुई है तो पता है क्या होगा, दीवार मजबूत है, टूटेगी नहीं। दीवार क्या है बेटा, बहुत मजबूत है, टूटेगी नहीं दीवार। ये जमीन भी बहुत मजबूत है, टूटेगी नहीं। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो C वाला जो पॉइंट है ना, ये ना तो इस डायरेक्शन में जा सकता है और ना उस डायरेक्शन में जा सकता है, ना तो इधर जाएगा और ना ही उधर जाएगा। C पॉइंट ये पक्का है कि इस डायरेक्शन में कोई मोशन पॉसिबल नहीं है। देखना, इस डायरेक्शन में नो मोशन इज पॉसिबल, बट C विल कम सर्टेनली इन दिस डायरेक्शन। बस इसके अलावा उसके पास आने का तरीका ही नहीं है। ओके, A आपका यहाँ है, A आपका इधर ही आएगा, इसके अलावा इसके पास भी कोई और व्यवस्था नहीं है, राइट। तो मैं इस A का जो वेलोसिटी इधर आ रही है, इसको मैं कह सकता हूँ VA अपॉन √2। VA अपॉन √2 ये आपकी वेलोसिटी आएगी, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि C पॉइंट नीदर कैन गो इन दैट वे नॉर कैन गो इन दैट वे नॉर कैन गो इन दैट वे, इट विल कम सर्टेनली अलोंग द रॉड ओनली, है ना। दीवार पर टिका हुआ है, उछलेगा ऊपर नहीं, नीचे नहीं दबेगा। नीचे दीवार मजबूत है, ऊपर धरती माता नहीं जाने देगी। देखो दो बातें हैं नीचे तो इधर नहीं आएगा क्योंकि दीवार मजबूत है, ऊपर क्यों नहीं जाएगा, धरती माता जाने नहीं देगी, खींच के रखेगी नीचे, किसी को ऊपर नहीं जाने देती धरती माता। हाँ, और ये C इधर आएगा, पक्का। अब आप देखिए, ये जो है ना VA अपॉन √2, इसकी वेलोसिटी और C की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो मैंने एक लाइन तो मैं लिख ही देता हूँ आंसर का फर्स्ट, VC इक्वल टू VA अपॉन √2। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 पॉइंट है, पॉइंट A, पॉइंट C, पॉइंट B। VC इज A अपॉन VA अपॉन √2। दिस C पॉइंट इज नॉट द सेंटर ऑफ द रॉड। यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंट C इज नॉट सेंटर ऑफ द रॉड। बहुत ही बड़ी लाइन लिखी है कि मतलब सेंटर का नहीं है वो। सेंटर ऑफ रॉड तो भैया L/2 पर आएगा ना, A से L/2 कहीं होगा, L/2 शायद यहाँ होगा, है ना। इसको मैं O कह देता हूँ, O, है ना। ध्यान दीजिए, O इज सेंटर ऑफ द रॉड, O इज सेंटर ऑफ द रॉड। सेंटर ऑफ द रॉड। अब मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, AO बराबर है OB, AO बराबर है OB, और ये बराबर है L/2, ये बराबर है L/2, है ना। इस OB को मैं कह सकता हूँ OC प्लस CB, OC प्लस CB, है ना। तो अब देखिए आप, ये L/2 है, OC को मैं OC रहने देता हूँ, CB हमें पहले से ही पता है L माइनस √2h, ये है बेटा, करेक्ट। इसका मतलब आपका OC कितना आ जाएगा, OC आपका आ जाएगा √2h माइनस L/2, ये आपका OC आ जाएगा। चेक करिए, डन। हमारे पास VC बराबर VA आ गया है। C पॉइंट की एक खास बात है कि C पॉइंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता। रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में C का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। पॉइंट C कैन नॉट मूव परपेंडिकुलर टू द रॉड, ये कंफर्म हो गया। पॉइंट C कैन नॉट मूव परपेंडिकुलर टू द रॉड,
यहाँ तक कोई इशू है ही नहीं जी, यहाँ तक कोई इशू है ही नहीं, है ना। 1 मिनट ज़रा मैं चार्जर पे लगा दूँ यार मोबाइल, अरे बाबा अभी डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर वीडियो बंद हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ठीक है जी। चलिए, एक्चुअली क्या एक दो बार ऐसा हो चुका है कि डिस्चार्ज होने के बाद रिकॉर्डिंग रुक जाती है। चलिए, पॉइंट सी कैन नॉट मूव परपेंडिकुलर टू द रॉड। अब मुझे ओमेगा चाहिए, और आज हमें ओमेगा निकालना बड़ा आसान है, बड़ा आसान हो रहा है। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि सी पॉइंट हमें फिक्स मिल गया। ये ऐसी स्थिति बहुत कम मिलती है। जब एक पॉइंट फिक्स मिल जाता है ना, इसका मतलब उसमें तो इधर उधर होगा नहीं। अब जो भी कुछ होना है यही होना है। तो ए का कंपोनेंट आप उधर की तरफ लो। देखो जी, ये VA/√2 है, वो भी VA/√2 ही होगा, क्योंकि sin 45 cos 45 सब 1/√2 के बराबर होता है। तो ये लो, मैंने ओमेगा निकाल दिया। ओमेगा इज VA/√2 एंड OC, सॉरी OA नहीं CA भाई, C के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, CA। तो आप ओमेगा निकाल सकते हैं VA/√2 इंटू √2H, O से लेके C से लेके A तक की डिस्टेंस, राइट। तो ये आ जाएगा VA/2H। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। C के ही मैंने क्यों सेलेक्ट किया? देखिए, करने को तो आप किसी भी पॉइंट से निकाल सकते हो, निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन अब एक बात यह है, जब हमारे पास इतना सिंपल सा पॉइंट पड़ा है कि C उधर जा ही नहीं रहा, केवल इधर आ रहा है, तो बस ठीक है, सीधे लिख दो, एंड दिस विल बी ओमेगा, दिस इज ओमेगा, करेक्ट। चलिए, अब आपके पास ये ओमेगा आ गया और ये VC आ गया। एक चीज़ मैं आपको कह चुका हूँ कि दिस इज नॉट सेंटर ऑफ मास, ध्यान दीजिएगा, C इज नॉट सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। और ये ओमेगा आ गया आपका। चलिए, अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ B। चलो जी, जरा B पॉइंट को ध्यान से देख करके मुझे आप थोड़ा हेल्प करें और बताएं कि B पॉइंट किधर जाएगा। देखिए, B पॉइंट के हिलने की 3 संभावनाएं मैं बता रहा हूं। आप जरा सोचिए, तीनों में से कौन सी संभावना है। पहली संभावना यह है कि B पॉइंट यहां से, एक मिनट ब्लैक पेन ले लेता हूं, B पॉइंट यहां से नीचे की तरफ आवे, संभव है। B पॉइंट यहां से इधर जावे, संभव है। क्या ये भी संभव है क्या कि B पॉइंट ऊपर जावे? नहीं भैया, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि इधर इसको खींचा जा रहा है। बेटा, जब इधर खींचा जा रहा है तो आपका B पॉइंट इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन एक बात पक्का है कि उधर नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता। यानी B की वेलोसिटी रिजल्टेंट इधर आ सकती है, B की वेलोसिटी रिजल्टेंट इधर आ सकती है। अब जब B की वेलोसिटी रिजल्टेंट इधर आ सकती है, इस एंगल को मैं कुछ भी मान सकता हूँ, इस एंगल को मैं अल्फा मान सकता हूँ, मान ही सकते हैं अल्फा एंगल। तो देखिए, ये जो है ये आपका VB है, VB है। अब अगर मैंने इसको अल्फा माना तो ये आएगा VB cos अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा VB sin अल्फा, करेक्ट। तो कंसीडर द पॉइंट B, है ना। मैं इसको थोड़ा उधर खिसका दे रहा हूँ सारे डायग्राम को, क्योंकि अब हमारा कंसीडरेशन B पॉइंट है ना। ये लो जी, B पॉइंट। तो देखिए, जो रॉड के अलोंग कंपोनेंट है, तो वहां पे मैं बात करूंगा आपको रॉड के अलोंग, अलोंग द रॉड, अलोंग द रॉड, अलोंग द रॉड। अलोंग द रॉड वाली बात बड़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एक ही वेलोसिटी है VA/√2 अलोंग द रॉड, इट इज इक्वल टू VO होगा अलोंग द रॉड, है ना। अलोंग को पैरेलल बोलते हैं, अलोंग को पैरेलल बोलते हैं ना। इट इज इक्वल टू VC। अब VC में पैरेलल या परपेंडिकुलर का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि VC तो आएगा ही उधर खाली। O जो है ना, सेंटर ऑफ द रॉड, ये थोड़ा सा अलग मूवमेंट कर सकता है, इसका मूवमेंट अलग हो सकता है, राइट। एंड इट इज इक्वल टू VB cos अल्फा। ये चीजें एकदम क्लियर है। इसका मतलब VB cos अल्फा आपका फिक्स हो गया, VB cos अल्फा आपका फिक्स हो गया VA/√2,
अब हम बात करेंगे वी बी साइन एल्फा का। बेटा ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये है वी बी साइन एल्फा। ओके, सी कंपोनेंट फिक्स है, मोशन में नहीं आ सकता, परपेंडिकुलर। तो देखिए फॉर द परपेंडिकुलर मोशन है ना, तो देखो परपेंडिकुलर टू रोड, परपेंडिकुलर टू रोड, परपेंडिकुलर टू रोड जो वेलोसिटी है वो है वी बी साइन एल्फा। सी को रेस्ट पे मान लो, तो देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी है वी बी साइन एल्फा माइनस 0, इट इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा तो ओमेगा है, ओमेगा आपको पहले ही बता दिया, कितना बताया था, ओमेगा बराबर बताया था वी ए अपॉन 2h। देखो ओमेगा बराबर बताया था वी ए अपॉन 2h, ये रखा, ये रखा, वी ए बराबर वी ए अपॉन 2h ओमेगा था, है ना। अच्छा, अब आर जो है ना वो सी से बी की डिस्टेंस लेनी है, क्योंकि हम सी से मेजरमेंट कर रहे हैं। सी से बी की डिस्टेंस l माइनस रूट 2h है, तो आप इसको लिख दीजिए सीधा सीधा l माइनस रूट 2h, सॉरी l माइनस रूट 2h, करेक्ट, ये आपने लिख दिया। आपके पास में देखिए वी बी कॉस एल्फा आ गया, वी बी साइन एल्फा आ गया, तो मैं अब इन दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ। देखो वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा कर गया, प्लस वी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा करिए। और अब आप दोनों का स्क्वायर अच्छी तरह से करने की कोशिश करिए, तो ये आएगा वी ए स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर l माइनस रूट 2h का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ आ जाएगा वी ए स्क्वायर अपॉन 2, करेक्ट। चलिए जी, एक बार ज़रा आप वी ए स्क्वायर को कॉमन ले लो। ये देखो वी बी स्क्वायर को जब आप यहाँ कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, 1 बोल देते हैं इसको। यहाँ आ जाएगा वी ए स्क्वायर कॉमन, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4h स्क्वायर l माइनस रूट 2h का होल स्क्वायर, ये देखना ठीक है क्या, ठीक है। तो अब आप जरा वी बी ले लीजिए, तो ये आएगा वी ए और अंडर रूट देखना जरा 1/2 प्लस 1/4h स्क्वायर l माइनस रूट 2h का होल स्क्वायर, ये आपका वी बी आ गया। चेक करो जरा वी ए स्क्वायर, अच्छा वो अंदर ही रखा है वी ए स्क्वायर को, कोई बात नहीं, आप अंदर रहने दीजिए। 4h स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, l माइनस अंडर रूट 2gh आएगा ही आएगा, अंडर रूट 2h आएगा ही, बिल्कुल यही आंसर है आपका। देखिए तो ये आपका वी बी आ गया। अब उठ रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली देखिए ये जो यहाँ पे वी सी इक्वल टू वी ए अपॉन रूट 2 है ना, तो ये पता है क्या है कि जैसे टाइपिस्ट को सॉल्यूशन दिया होगा तो उसने वी सी वाला जो है ना इंटरमीडिएट वाला आंसर ही दे दिया, जबकि आंसर नेक्स्ट स्टेज पर आएगा। दिस इज़ नॉट आंसर, है ना। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 11 के जो आंसर हैं, फर्स्ट आंसर आपका वी बी एकदम एक्यूरेट आ गया, राइट, ओके। सेकेंड आंसर जो है आपका ओमेगा इक्वल टू वी ए अपॉन 2h, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ओमेगा इक्वल टू वी ए अपॉन 2h, ये यहाँ। तीसरा आंसर इन्होंने लिख दिया वी सी इक्वल टू वी ए अपॉन रूट 2। वी सी इक्वल टू तो वी ए अपॉन रूट 2 है, बट दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट सी, इट इज नॉट सेंटर ऑफ द रॉड। सेंटर ऑफ द रॉड ओ है बेटा, सी सेंटर ऑफ द रॉड नहीं है। देखिए आप इस कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करें, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे खींच देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आए। मुझे सेंटर ऑफ द रॉड ये दे रखा है, ओके। अब मैं जब अगर इसको मैं इधर खिसकाऊंगा तो सर्टेनली ओ नीचे की तरफ आएगा। जैसे बी की 2 वेलोसिटी हुई थी, ऐसे ओ की भी 2 वेलोसिटी आएंगी। एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, राइट। तो देखिए अलोंग द रॉड, अलोंग द रॉड वीओ में मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों, वो तो सबका फिक्स आएगा जी, वो तो ए का, ओ का, सी का, बी का। अलोंग द रोड तो अलग अलग वेलोसिटी हो ही नहीं सकती, इसलिए हमें इस वीओ को लिखने में तो बिल्कुल भी परेशानी हो ही नहीं रही है। देखना जरा क्या है वीओ,
वी ओ आएगा आपका वी ए अपॉन रूट 2, ये आपका वी ए अपॉन रूट 2 आ गया, करेक्ट। लेकिन ये एलोंग आया, ये ध्यान रखना, एलोंग माने पैरेलल कंपोनेंट। अब हमें वी ओ चाहिए, चलो जी मैं वी ओ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकाल रहा हूँ। परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ओमेगा आर। ओमेगा आप पहले ही निकाल चुके हो, सारी रॉड का ओमेगा सेम होता है, ओमेगा कैन नॉट बी डिफरेंट डिफरेंट। अगर ओमेगा डिफरेंट डिफरेंट हुआ तो सोचो क्या होगा, रिजिड रॉड नहीं रह जाएगी, मुड़ जाएगी रॉड। अगर अलग अलग पॉइंट का ओमेगा अलग अलग हुआ ना तो रॉड टेढ़ी हो जाएगी, इसलिए अलग अलग नहीं होता है ओमेगा। चलिए ओमेगा की वैल्यू आपकी आ रही थी वी ए अपॉन 2h, आर की जगह आप लिख दीजिए सी ओ। चलो जी सी ओ ईमानदारी से आपके पास पहले ही निकला हुआ है वी ए अपॉन 2h। सी ओ कहाँ है आपका, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ओ सी रूट 2h माइनस एल बाई 2, ये है रूट 2h माइनस एल बाई 2, ये बेटा आपका ओ सी है। कुल मिलाकर के आपके पास ओ के दो रिजल्ट आ गए, पैरेलल वाला और परपेंडिकुलर वाला। अब दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यू विल गेट योर रिजल्ट परफेक्ट। तो देखिए मैं परफेक्ट रिजल्ट निकाल रहा हूँ, ओ का परफेक्ट रिजल्ट आएगा। किसी भी केस में ऐसा ही क्या करो आप, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स जब होते हैं तो उसका स्क्वायर करके ऐड करके रूट लिया जाता है। देखो इसका स्क्वायर करो आप तो ये वी ए स्क्वायर अपॉन 2 आएगा जी, प्लस उसका स्क्वायर करो तो वो वी ए स्क्वायर अपॉन 2h 4h स्क्वायर आएगा, अंडर रूट 2h माइनस एल बाई 2 का होल स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, है ना। अच्छा ये आंसर इसमें नहीं दिया है तो आप उस आंसर को नोट कर लीजिए, है ना। एक्चुअली इन्होंने वीसी जो आया था ना, वीसी जो आया था उसको ही इन्होंने सेंटर मान करके और आंसर लिख दिया। एक्चुअली क्या है कि हमने मतलब एक आदमी रखा था बहुत पहले, तो मतलब ध्यान नहीं दिया होगा या गलतियां हो गई, हो सकता है कैसे हो गई, लेकिन दिस इज नॉट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास आपका वी ओ है तो उसका आंसर वो आएगा, राइट। दिस इज द आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12। फिर अब देखिए मैं जैसे क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करूँगा तो आप एक बार वीडियो पॉज करिए, अपने आप सॉल्यूशन का ट्राई करिए और फिर आप सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूँ मैं, है ना। आप लोग 5 मिनट 4 मिनट इसमें लगाइए, अपनी तरफ से सॉल्व करने की ट्राई करिए, आपका सॉल्यूशन आएगा तो आपको मज़ा आएगा, है ना। बाकी तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ रोड ए बी ऑफ लेंथ एल इज लाइंग एज शोन इन द फिगर एट द इंस्टेंट शोन ए हैज स्पीड वी ए एंड बी हैज एक्सेलरेशन। अच्छा ए की स्पीड दे रखी है वी ए और एक्सेलरेशन भी दे रखी है, अब की बार दोनों दे दिया है जी, स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों दिया है, ध्यान देना। देखो ये सीन है बेटा, ये पॉइंट ए दे रखा है और ये पॉइंट बी दे रखा है, स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों दिया है, यानी कि ये आपका वी ए है ना, और ये आपका वी बी है, राइट। चलिए इसी का इन्होंने एक्सीलरेशन भी दे रखा है और इसी का इन्होंने, अच्छा इन्होंने तो क्या दे रखा है, अब आएगा तो इधर ही, आएगा तो इधर ही, ये तो पक्का ही है। ओके तो मैं जरा इनके कंपोनेंट निकाल लेता हूँ, अलोंग एंड परपेंडिकुलर। अलोंग द रॉड इसका कंपोनेंट आएगा वी ए कॉस थीटा, ए का कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा, है ना, राइट। इसी तरीके से इसका इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा वी ए साइन थीटा और ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, राइट। ये देखो अब एक बी का, ये आएगा आपका वी बी साइन एल, वी बी साइन थीटा एंड वी बी एक मिनट जरा, हाँ नहीं इधर आएगा ना वी बी कॉस थीटा, तो भाई ये एंगल थीटा है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, ये एंगल थीटा है, यहाँ पर वी बी कॉस थीटा आएगा ना। तो देखो ये आएगा आपका वी बी कॉस थीटा, इसी तरीके से ए बी का भी ए बी कॉस थीटा आएगा, इधर उधर आएगा वी बी साइन थीटा
और इधर आएगा वी ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा। देखो जरा कंपोनेंट्स चेक करिए, इधर कॉस कॉस आएगा, उधर साइन आएगा, इधर साइन आएगा, इधर कॉस आएगा, राइट, बिकॉज दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। ओके, चलिए अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल देते हैं, ओमेगा निकाल देते हैं। देखो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, वी ए कॉस थीटा बराबर वी बी साइन थीटा, ये तो आएगा आएगा। देखिए फर्स्ट रिजल्ट तो हमारा ये आ गया, क्या, वी ए कॉस थीटा बराबर वी बी साइन थीटा, ये तो आएगा ही आएगा। दूसरा वाला जो रिजल्ट है ओमेगा वाला, वो भी आ गया, फिक्स है ना। ओमेगा का रिजल्ट क्या आएगा, ओमेगा का रिजल्ट आएगा वी ए साइन थीटा प्लस वी बी कॉस थीटा अपॉन एल, ये आएगा। अब आप वी बी की वैल्यू यहां से उठा के रखेंगे ना, देखो यहां से आप वी बी की वैल्यू रखिए यहां पे, तो कुल मिलाकर के ये आ जाएगा वी ए अपॉन एल साइन थीटा, वी ए अपॉन एल साइन थीटा, करेक्ट। अच्छा, अब जब ये वी ए अपॉन एल साइन थीटा आपके पास में आ गया है, तो मैं ये ओमेगा आ चुका है। अब हमें चाहिए एक्सीलरेशन ऑफ बी, एक्सीलरेशन ऑफ बी और वो भी चाहिए हमारे को, एंगुलर एक्सीलरेशन, दोनों चाहिए। तो देखिए एक्सीलरेशन ऑफ बी मैं दो तरह से निकालूंगा। सबसे पहले मैं रेडियल एक्सीलरेशन निकाल देता हूँ। ये आपका ए कॉस थीटा है बेटा, और ये आपका ए बी साइन थीटा है, करेक्ट। तो हम किसी को किसी के रेस्पेक्ट में लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी ले रहा हूँ, अलोंग द रॉड। बात क्या कर रहा हूँ मैं, अलोंग द रॉड, अलोंग द रॉड, अलोंग द रॉड वाली बात करिए आप। एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो बेटा एक्सीलरेशन ऑफ ए जो है वो है आपका ए कॉस थीटा ऑफ माइनस रेस्पेक्ट माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी क्या है, ए बी साइन थीटा। देखिए ऐसा करते ही एक तरीके से हमने बी को रेस्ट पे ले लिया है, हमने बी को क्या ले लिया है, रेस्ट पे ले लिया है, पक्का। अब हम यहाँ पर जो है, क्योंकि ये जो रेडियल एक्स ये है ना, अलोंग द लेंथ है, अलोंग द रेडियस लाइन है। अगर मैं इस बी को, इस ए को रेस्ट पे ले लूँ, बी को रेस्ट पे ले लिया है। अब ए का मोशन चेक करूँ तो ये मोशन ऐसा होगा, सर्कुलर मोशन। बी को चुपचाप रखो, रेस्ट पे रख दो, ए को घुमाने का, ए तो जा ही रहा है ना उधर, तो वो सर्कुलर मोशन ऐसा होगा। इसको मैं कह दूंगा ओमेगा स्क्वायर एल, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ओमेगा स्क्वायर एल। इससे क्या आएगा हमारे पास, एक मिनट ज़रा, आपको ए कॉस थीटा लिया, ये ए बी साइन थीटा लिया। अब आपका जो ए कॉस थीटा माइनस ए बी साइन थीटा, ए उधर की तरफ है, बी इधर की तरफ है। आपने इसको ऐसे घुमाया तो जो आपकी जो उसकी आएगी ना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। आपने बी को सेंटर लिया तो उसकी तरफ जाएगा, तो ये एक्सीलरेशन के अपोजिट जाएगा। इसका मतलब यहाँ माइनस साइन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो। क्यों आएगा माइनस साइन, क्योंकि आपका ए इस डायरेक्शन में है, आपका ए बी इस डायरेक्शन में है। आपने ए कॉस थीटा माइनस ए बी साइन थीटा किया, यानी आपकी नेट जो डायरेक्शन बची वो इधर की तरफ बची, जबकि आपका ओमेगा एल उधर आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर उधर आएगा, राइट, इसलिए ऐसा किया। तो देखिए ए कॉस थीटा बराबर, नहीं हमें ए बी चाहिए ना, वी वांट ए बी, है ना। तो ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा, सॉरी, ए बी साइन थीटा बराबर आ जाएगा ए कॉस थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर है। आप चेक करो, ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, यानी आपके पास में ए बी साइन थीटा आ चुका है। ए कॉस थीटा है आपके पास, बिल्कुल है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एल। ओमेगा स्क्वायर ये बैठा है आपका, तो आप इसको लिखिए वी ए स्क्वायर अपॉन एल साइन स्क्वायर थीटा। एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो ये आपका वी ए बी साइन थीटा है बेटा। क्या है आपका, ए बी साइन थीटा आया है। नंबर 1 बात कंप्लीट हो गई, नंबर 1 बात कंप्लीट हो गई। अब देखिए आप आगे क्या होने वाला है। आगे आपका ये होने वाला है कि जो टेंजेंशियल वाले एक्सीलरेशन है, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन आपकी ऐसे होती है, ध्यान दो। टेंजेंशियल कंपोनेंट हमेशा सर्कुलर मोशन के अलोंग होते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट हमेशा सर्कुलर मोशन के
अलोंग होते हैं। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो मैं लिखने की ट्राई कर रहा हूँ, और वो जो आएंगे ना आपके टेंजेंशियल कंपोनेंट, वो आएंगे ए साइन थीटा, ठीक है, तो वो आपके पास में आएंगे ए साइन थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, इट इज इक्वल टू अल्फा आर। अल्फा आर को आप अल्फा एल लिख दीजिए, अल्फा एल लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब जरा एक बार इसकी डायरेक्शंस को चेक कर लेते हैं हम जरा। जब आप डायरेक्शंस चेक करते हैं तो देखो क्लियर चीज़ें आती हैं कि आपका ए साइन थीटा उधर था, ए बी कॉस थीटा आपका इधर था। आपने ये निकाला है, इसको यहाँ पे एक लाइन और लिख दो, परपेंडिकुलर टू द रॉड लिख दो, पहले हेडिंग डालो, पहले परपेंडिकुलर टू द रॉड, परपेंडिकुलर टू द रॉड, ऐसे हेडिंग डालिए, है ना। हाँ, क्योंकि अब हम बात परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की कर रहे हैं ना। हाँ, हम एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालेंगे, यानी बी को रेस्ट पे रखेंगे, है ना। तो देखिए क्या आएगा आपका, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा, प्लस ए बी कॉस थीटा, ये आ गया आपके पास। ओके बेटा, ये जो चीज़ आने वाली है इसको मैं कहूँगा अल्फा इंटू एल, अल्फा इंटू एल कहूँगा। अब जब ये अल्फा इंटू एल आ गया ना, तो अब देखिए हमारे पास अल्फा आ चुका है, ए बी आपके पास, ए बी की वैल्यू चाहिए आपको पहले। ओके, आपके पास ए बी साइन थीटा आ गया, तो एक तरीके से ए बी तो आपके पास आ चुका है ना, कंप्लीट आ चुका। देखो ए बी की वैल्यू आपकी ए कॉट थीटा अपॉन वो आएगी साइन क्यूब थीटा। देखना जरा ए बी, हाँ ए बी यहाँ रखा हुआ है, ये पहला वाला आंसर ही ए बी का आंसर है ना। तो आप फर्स्ट आंसर तो आपका आ ही चुका है, इसी को डायरेक्ट लिख दो आप यहीं पर, ए बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में ये वाली सारी बकवास, ए कॉस थीटा प्लस वी ए स्क्वायर अपॉन एल साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका आ चुका है ए बी। देखो फर्स्ट आंसर आपका यही था, है ना। और अब आपके पास में ये है, तो देखिए ए साइन थीटा, ए साइन थीटा लिख दीजिए चुपचाप, इट इज गिवन बट ए बी इज नॉट गिवन टू यू, यानी ए बी आपको वैसे के वैसे लिखना पड़ेगा जो आपका आया है, कॉस थीटा बराबर अल्फा एल। तो अब आप अल्फा को लिख दीजिए डायरेक्ट, है ना, अल्फा को डायरेक्ट लिख दो, अल्फा क्या आएगा 1 अपॉन एल आएगा, और ये कहानी आएगी पूरी, ए साइन थीटा प्लस ए बी। बेटा ए बी की वो वैल्यू लिखने की कोशिश करना एक बार ज़रा, मैं लिख रहा हूँ ईमानदारी से, साइन थीटा आपका था ए कॉस थीटा प्लस वी ए स्क्वायर अपॉन एल साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या था, ए बी था। इसको आप कॉस थीटा करिए, इसको आप कॉस थीटा करिए मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर आ गया है अल्फा, है ना। और ये कंप्लीट आएगा इसके अंदर। तो एक बार ज़रा अल्फा को हम रीराइट करना चाह रहे हैं अच्छी तरह से, तो देखो मैं उसी फॉर्मेट में रीराइट करूं, तो एल अपॉन 1 अपॉन एल ही दे रखा है यहाँ तो बाहर, है ना। मैं आंसर के फॉर्मेट में ही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ए साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा लिख दो, ए कॉस थीटा प्लस वी ए स्क्वायर अपॉन एल साइन स्क्वायर थीटा, बस ये आप देखिए पूरा आ गया आपका। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बड़े मस्त क्वेश्चन है। आपको जो दो कंस्ट्रेंट मैंने पढ़ाए हैं उन्हें ध्यान में रखिए, वेलोसिटी कंस्ट्रेंट एंड एक्सीलरेशन कंस्ट्रेंट दोनों पढ़ाए हैं, सब उन्हीं से हो रहे हैं, है ना। वेलोसिटी कंस्ट्रेंट, एक्सीलरेशन कंस्ट्रेंट का मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको अलग से भेजा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन को सबसे पहले प्रयत्न करो, आप अपने आप करो, वीडियो पॉज करिए, है ना, और कोशिश करो 5 मिनट, और फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। 13 क्वेश्चन का डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं। देखो एक तो आपकी ये रॉड है 2 मीटर की, और एक आपकी ये रॉड है 2 मीटर की, दोनों 2-2 मीटर की हैं जी। ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है।
जरा इनके नाम देखना पॉइंट्स के, क्या क्या दे रखे हैं, ए बी। अच्छा जी, इसका नाम तो ओ रख देते हैं हम, ओ रख देते हैं क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में मोशन हो रही है। ये ए है और ये बी है। मैं एक काम करता हूँ, ओ से बी की डिस्टेंस निकाल देता हूँ डायरेक्ट, टू रूट टू मीटर ये आ जाएगी, क्योंकि ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो नेचुरल है कि ये 45 डिग्री है। चलिए आगे ये कह रहे हैं, इन्होंने कह रखा है कंसिडर एल शेप्ड रोड, एल शेप्ड बार शोन इन द फिगर एट द इंस्टेंट द बार इज हैविंग रोटेटिंग वेलोसिटी दिस। ओके ठीक है जी, दोनों दे रखी है आपको, ओमेगा दे रखा है, अल्फा दे रखा है, और घूमने का स्टाइल दे रखा है ऐसा, ये घूमने का स्टाइल दे रखा है ओमेगा का, ध्यान दो, है ना। हाँ जी, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन कहा है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए। तो देखो पॉइंट ए के मैं 2 एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंट ए का मैं निकाल रहा हूँ एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। आपको जो है ना ओमेगा दे रखा है इन्होंने 4, तो 4 का स्क्वायर आजकल 16 होता है, और आर इन्होंने दे रखा है 2, यानी कि -32 आएगा। और ये जो है ना ए पॉइंट, ये आपका उधर की तरफ जा रहा है, तो आपका ओमेगा स्क्वायर आर इधर आएगा सेंटर की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए इसको आप लिखेंगे अच्छा -32 तो लिख ही दिया आपने, केवल आई कैप लिखना है आपको, है ना। हाँ, -32 आई कैप लिखेंगे इसको। आप ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है, तो -32 आई कैप, डायरेक्शन आपका माइनस आई कैप में, ये ध्यान रखिए, है ना। आप चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को आप करते हैं तो क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को करते हैं तो आप सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो ए सी वैक्टर आप मैग्नीट्यूड लिखिए ओमेगा स्क्वायर आर, उसका फिर यूनिट वेक्टर लिखिए, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 16 और ये 2 और ये माइनस आई कैप, यानी -32 आई कैप आएगा। ओके, आपने पहले माइनस लगा दिया, इसका मतलब आपने डायरेक्शन ऑलरेडी लगा दी। अगर हम पहले माइनस लगा देते हैं यानी आपने डायरेक्शन ऑलरेडी लगा दी, तो फिर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप पहले मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो डायरेक्शन आप बाद में लगा दीजिए। वैसे डायरेक्शन बाद में लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है, हमेशा ही, हमेशा वेक्टर में डायरेक्शन हमेशा बाद में लगाइए, लास्ट में देख करके डायरेक्शन लगाओ। ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। चलिए अब जरा ए टेंजेंशियल निकालो। ए टेंजेंशियल देखो, ए टेंजेंशियल होता है अल्फा आर। अब मैं इसमें डायरेक्शन नहीं लिखूंगा, डायरेक्शन लास्ट में लिखूंगा मैं, है ना। अल्फा कितना है, अल्फा आपका 2 है, आर कितना है 2 है, यानी कि 4 आ गया। अब मैं इसकी डायरेक्शन लिखूंगा लास्ट में जाकर के। लास्ट में जाकर के डायरेक्शन कैसे लिखूंगा, मैं देखूंगा कि भैया ए उधर जा रहा था, ए इधर जा रहा था, रिटार्डिंग है। अल्फा देखो आप स्लोइंग डाउन है, स्लोइंग डाउन है यानी कि डायरेक्शन माइनस में आएगी, तो माइनस जे कैप आ गया, करेक्ट। इसलिए हमारा ए टेंजेंशियल जो है ना, मैग्नीट्यूड वो आया, आपका डायरेक्शन आप बाद में लिख सकते हो। हमेशा ही ऐसा किया करो कि आप डायरेक्शन बाद में लिखा करो। तो -4 जे कैप आ गया आपका। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए के दोनों एक्सेलरेशन आ चुके हैं हमारे पास। पॉइंट ए का जो एक्सेलरेशन आएगा वो ए सी वैक्टर आएगा प्लस ए टी वैक्टर आएगा, और दोनों मिलकर के होंगे -32 आई कैप -4 जे कैप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, राइट। अब देखिए इसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट बी की। पॉइंट बी देख लो जी, वहाँ रहा, वहाँ रहा बेटा, घूम ऐसे रहा है। फिर अब की बार में मैं वैसे ही बात करूंगा पॉइंट बी की। 2 एक्सेलरेशन निकालूंगा पॉइंट बी के लिए, एक निकालूंगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब की बार में मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का केवल पहले वो निकाल लेता हूँ, क्या, मैग्नीट्यूड, फिर वेक्टर लगा देंगे। तो मैग्नीट्यूड आपका 4 का स्क्वायर है, आर है बेटा आपका 2√2, ये आपका ए सी आ गया। मैं ए सी के ऊपर वेक्टर लगाने की कोशिश करता हूँ, देखना आप मेरी स्टाइल देखना। ये बेटा 16 है और ये 2 है, 16 दूनी यानी 32। आर को हमने 2√2 लिखा है, ध्यान दो, ओ से बी तक की डिस्टेंस 2√2 है, 2√2 है, तो मैंने इसको लिख दिया 32√2। अब मैं इसका डायरेक्शन लूँगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है। अब आप इस सेंटर का, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताइए, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताइए। सोचिए आप, मैं लिख रहा हूँ, आप सोचिए। मैं लिख रहा हूँ -i/√2 -j/√2। ये बात सोचो, इधर है तो
x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो यानी -32 i कैप -32 j कैप, ये आपका एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल आ गया बेटा बी पॉइंट का। अब हम बी पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टेंजेंशियल निकालेंगे। टेंजेंशियल को मैं पहले अल्फा आर लिख देता हूँ। अल्फा आपका है 2r है 2√2, यानी कि 4√2 तो आपका आ ही गया। अब मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूँगा, ए टेंजेंशियल वेक्टर की डायरेक्शन। देखो मैग्नीट्यूड आपके पास आ चुका है, अब वेक्टर लिखो, वेक्टर लिखो। थोड़ा सोचिए आप, थोड़ा सोचिए। आपका बी पॉइंट बेटा उधर जा रहा है, तो रिटार्डेशन तो इधर ही आएगा ना, यानी आप ये वाला वेक्टर लीजिए, इसका यूनिट वेक्टर बताइए। इसका यूनिट वेक्टर मैं बता रहा हूँ, देखो क्या, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बता रहा हूँ मैं। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है प्लस i/√2 एंड माइनस j कैप/√2। चेक करो ये बात। अब जरा इसको ओपन करिए पूरा, तो ये आ जाएगा 4i कैप -4j कैप, ये आ जाएगा। ये इसका मतलब अब हमारे पास एक्सीलरेशन ऑफ b आ चुका है। एक्सीलरेशन ऑफ b आएगा ac वेक्टर प्लस at वेक्टर b का। तो देखो b का आपका जो ac वेक्टर आया था ना, वो ये रखा है हमारे पास -32 i कैप और -32 j कैप। इसको ऐड करो दोनों को, तो ये आएगा -28 i कैप और -36 j कैप। ये आया है आपका b और y है a। देखिए पहला जो आंसर है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ a, दैट यू हैव गॉट ऑलरेडी, -32 i कैप -4 j कैप, करेक्ट। अब आपका दूसरा वाला आंसर चाहिए, एक्सीलरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। तो वी वांट एक्सीलरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, एक्सीलरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a आई वांट। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सीलरेशन ऑफ b माइनस एक्सीलरेशन ऑफ a। आप कुछ मत करिए, ईमानदारी से एक्सीलरेशन ऑफ b लिखिए। बिल्कुल एक्सीलरेशन ऑफ b ये लिख रहा हूँ मैं, आराम से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ -28 i कैप -32 j कैप माइनस एक्सीलरेशन ऑफ a। एक्सीलरेशन ऑफ a मैं वहाँ लिखूंगा ईमानदारी से, देखना माइनस, ओहो एक माइनस तो लगा ही दिया ना अपन ने, तो माइनस एक्सीलरेशन ऑफ a लिख रहा हूँ मैं। एक्सीलरेशन ऑफ a है -32 i कैप -4 j कैप। चेक करिए पूरा कंप्लीट, 4 i कैप आ जाएगा, ये 28 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 i कैप आ जाएगा। ये -32 है, ओके, और वो 4 j कैप आएगा तो -28 j कैप आना चाहिए। देखना जरा ऐसा है क्या, 4 i कैप -22 j कैप। भैया ये क्या गड़बड़ हो रही है हैं? एक मिनट जरा, हमने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है? अच्छा b का ये 36 था, सॉरी, ये 32 नहीं है बेटा, ये हमने 32 गलत लिख दिया। ये देखिए 36 आया हुआ है आपका आंसर, आप चेक करिए। तो 36 लिखो यहाँ पे भाई। अब आप गलत लिखोगे तो आंसर कैसे सही आ सकता है? आंसर तो जब गलत ही लिखोगे तो भैया सही कैसे आएगा? दुनिया में कभी आज तक हुआ ऐसा गलत लिख के सही आंसर आए ना? ये लो जी, सो दिस इज योर आंसर। कुछ नहीं किया हमने, एक्सीलरेशन ऑफ ए निकाला, एक्सीलरेशन ऑफ बी निकाला, दोनों का रिलेटिव निकाला, कुछ भी नहीं किया, खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपना वीडियो म्यूट करें, वीडियो पॉज करेंगे और खुद सॉल्व करेंगे। मैं कर रहा हूँ। पार्टिकल ऑफ मास m हैज बीन थ्रोन अप विथ इनिशियल स्पीड u मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टॉर्क ऑफ इट्स वेट। टॉर्क ऑफ इट्स वेट अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट इज जस्ट रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अरे कुछ नहीं, देखो एक प्रोजेक्टाइल था, उसको धरती माता से फेंका, फेंको जी, प्रोजेक्टाइल को धरती माता से फेंको, सबसे ऊपर जाएगा एक दिन, एक समय सबसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आना चालू कर देगा, है ना? एक बार सबसे ऊपर गया फिर नीचे आना चालू कर देगा। जिस समय वो सबसे ऊपर है उस समय इसके कोऑर्डिनेट बताइए आप। देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे r/2 एंड h। इस हाईएस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा, पक्का पक्का। तो मैं अब जो है ना, अच्छा यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या आएगी? वेलोसिटी तो जो भी है, इन्होंने टॉर्क पूछा है हमसे, है ना? हाँ इन्होंने टॉर्क पूछा है केवल, और कुछ पूछा ही नहीं है।
टॉर्क तो साहब mg होता है नीचे की तरफ, तो टॉर्क mg, ये मतलब वेट mg होता है, वेट mg होता है, इसका टॉर्क निकालना है ना। तो देखो टॉर्क बराबर क्या आएगा, टॉर्क बराबर आएगा r क्रॉस f, r क्रॉस f, ठीक है बेटा। r को हमने कहा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप क्रॉस f यानी mg माइनस जे कैप। ध्यान दो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, mg माइनस जे कैप है। अगर हमने ऐसा लिया तो मैं कह दूंगा टॉर्क इक्वल टू x। अब x की जगह क्या है, कैपिटल R बाई 2 आई कैप है प्लस एच जे कैप है और क्रॉस mg माइनस जे कैप है। लो जी, जरा अब आप इसकी कैलकुलेशन करिए बड़े आराम से। तो आपका टॉर्क आएगा R बाई 2 आई कैप माइनस जे कैप, तो R बाई 2 mg आई कैप क्रॉस माइनस जे कैप यानी माइनस के कैप आएगा, प्लस जे कैप क्रॉस जे कैप 0 होता है बेटा, प्लस 0, यानी यही आपका आंसर है। देखिए टॉर्क वेक्टर आ गया है हमारा, टॉर्क वेक्टर आपका हमारा आ गया है R बाई 2। आप R की वैल्यू रखिए 1/2। R की वैल्यू क्या होती है प्रोजेक्टाइल के लिए, R की वैल्यू बताओ, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन R रेंज, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, है ना, इंटू mg माइनस के कैप, ये था। आप इसको थोड़ा सा ओपन करें और सॉल्व करें तो यू विल गेट टॉर्क वेक्टर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा, है ना, हाँ, एम भी आएगा, है ना, एम भी आएगा और साइन थीटा कोस थीटा भी आएगा। जी से जी चला गया, 2 से 2 चला गया, बस। आई थिंक दिस विल बी योर आंसर, एम यू स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल यही आंसर है ना। टॉर्क बराबर एम यू स्क्वायर कॉस थीटा। ये आपका माइनस के कैप में डायरेक्शन है। अगर आपका मैग्नीट्यूड चाहिए केवल तो डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल टॉर्क लिखना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड ही लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, डायरेक्शन मत लिखिए आप। ओके, कुछ नहीं किया है हमने, टॉर्क का सीधा सा फार्मूला लगाया आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब बात यह है, यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को छोड़ा, हमें इस पॉइंट पर टॉर्क चाहिए। इस पॉइंट पर टॉर्क चाहिए तो भैया इसके कोऑर्डिनेट ढूंढो, इसके कोऑर्डिनेट ढूंढो, कोऑर्डिनेट ढूंढ करके आपने इसका टॉर्क निकाल दिया, करेक्ट। और आर क्रॉस एफ किया ईमानदारी से, बाकायदा आपने एफ की डायरेक्शन माइनस जे कैप ली, क्योंकि है भी माइनस जे कैप, एम जी तो नीचे ही होता है, कभी भी ऊपर की तरफ नहीं होता। और फिर आपने कैलकुलेट किया, यू हैव गॉट योर रिजल्ट, राइट। चलिए, इसी का मैं है ना एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूँ इसी पॉइंट के लिए, ठीक। तो व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई वांट टू कैलकुलेट। देखो बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी केवल इधर होती है और वो होती है यू कॉस थीटा। सबसे पहले मैं लीनियर मोमेंटम लिख रहा हूँ, आई वांट एंगुलर मोमेंटम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन ने नहीं पूछा है, मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ, है ना। कभी कभी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो मैं अपनी तरफ से करा दिया करता हूँ। तो आप देखिए, पी वेक्टर इज लीनियर मोमेंटम एट द टॉप पॉइंट, लीनियर मोमेंटम एट टॉप पॉइंट। तो बेटे देखो, लीनियर मोमेंटम एट टॉप पॉइंट आ रहा है एम यू कॉस थीटा आई कैप, यस, लीनियर मोमेंटम एट टॉप पॉइंट आई कैप। अच्छा, आर वेक्टर तो वही है, पोजीशन वेक्टर आएगा आर वेक्टर तो आर वेक्टर आएगा आर बाई 2 आई कैप प्लस एच जे कैप, ये तो आर वेक्टर आ गया। आपको हमने एंगुलर मोमेंटम के लिए पढ़ाया था आर क्रॉस पी, पढ़ाया था क्या, बस यही कर दो, यही कर दो तो आ गया आंसर, यही आंसर है, आई कैप क्रॉस एच जे कैप क्रॉस पी वेक्टर को बताओ जी। पी वेक्टर है आपका एम यू कॉस थीटा आई कैप। अब देखो सुनो, आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होता है, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, 0 होता है, प्लस एच एम यू कॉस थीटा, जे क्रॉस आई माइनस के होता है जी, है हाँ, जे क्रॉस आई माइनस के कैप होता है। यानी आपका एल वेक्टर आ गया है माइनस एच, एच की वैल्यू बताओ,
एच की वैल्यू बताओ, हाइट ऑफ रीच, मैक्सिमम हाइट ऑफ रीच होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, आप लोगों को वैसे याद रहना चाहिए। तो ये एम यू कॉस थीटा के कैप आएगा, राइट। यानी आपके पास में एल वेक्टर की वैल्यू आ चुकी है, और मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एम यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g, ये तो बेटा ये आया, ये एल वेक्टर आया, और ये माइनस के कैप आ जाएगा, राइट। बोलिए हाँ, इस तरह से ही आएगा। कोई प्रॉब्लम हुई नहीं? चलिए ये एकदम क्लियर हो गया। कोई भी बच्चे को कोई समस्या होती है तो वो आप मेरे को बोल सकते हो वहाँ पर, किसमें, जूम सेशन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 15 अपनी तरफ से सॉल्व करने की ट्राई करें। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड। अच्छा, मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है? देखो जी, बात ये है, आपकी ये रॉड है, ये सेंटर है, इन्होंने इस पर एक फोर्स इधर लगाया है और एक फोर्स इधर लगाया है। इसका मतलब फोर्स 0 हो गया, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा। टॉर्क 0 नहीं होगा क्योंकि इसका टॉर्क इधर आएगा और इसका टॉर्क इधर आएगा, दोनों टॉर्क 0 नहीं होगा। तो फोर्स इज सर्टेनली 0, क्योंकि एक फोर्स है आपका F प्लस जे कैप और दूसरा फोर्स है आपका F माइनस जे कैप। तो F नेट इज 0। F नेट 0 है। जब F नेट 0 है तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगी, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पर। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम विल बी हियर, रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज देयर, रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज नॉट देयर, क्योंकि रोटेट तो बढ़िया से करेगा। देखिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब 0 होता है जब टॉर्क 0 होता है, नॉट हियर, है ना। चलिए अब जब टॉर्क की बात आ गई तो मैं आपको इक्विलिब्रियम के लिए जो है ना 2 चीजें एकदम क्लियर कर देता हूं। देखो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो बेटा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो हमेशा ही F नेट 0 आता है, ये ध्यान रखना। जब जब नेट फोर्स 0 हो आप समझ लीजिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब होगा जब टॉर्क 0 होगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब होगा जब टॉर्क 0 होगा। ये बात, जब तक टॉर्क 0 नहीं है रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं। देखिए मान लो मेरे पास में एक बहुत बड़ा सा एक ड्रम है, बहुत बड़ा ड्रम है। मैं इस ड्रम को यहीं पर घुमाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रोटेट। तो मैंने इसको रोटेट करने के लिए एक फोर्स यहां पर लगाया, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं एक फोर्स यहां पर ऐसा लगा दूं, ऐसा सोचो, जरा सोचो, मन लगा के सोचो। मैंने एक फोर्स ऐसा लगाया, अब अगर एक फोर्स मैं ऐसा लगा दूं यहां पर, तो क्या ये ड्रम घूमेगा कभी जिंदगी में? नहीं, फिर तो ये ड्रम खिसकेगा। इसे कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो देखिए ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन में फंडामेंटल गैप को समझिए, फंडामेंटल गैप। अगर आपने दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगाए हैं तो फिर ये खिसक जाएगा, आगे चला जाएगा ड्रम। लेकिन अगर आपने ये वाला जो फोर्स लगाया, ये तो ठीक है, ये फोर्स आप उल्टा लगा दीजिए, ये लीजिए, आप ऐसे लगाइए। अब आपका ये ड्रम खिसकेगा नहीं, घूमेगा। देखिए किसी भी चीज़ को खिसकना और किसी भी चीज़ को घूमना, देखो 2 बातें देखो। जैसे मैंने इसको अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे, तो पता है मैं क्या कर रहा हूँ? 2 फोर्स लगा रहा हूँ, यहीं पे घूम रही है बॉडी, घूम रही है, चल नहीं रही बॉडी, घूम रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, बॉडी घूम रही है। तो पता है क्या कर रहा हूँ मैं? एक फोर्स लगा रहा हूँ इधर और नीचे से फोर्स लगा रहा हूँ इधर और इधर, तो बॉडी घूम रही है।
यानी फोर्स इक्वल अपोजिट हैं तो बॉडी घूम रही है अपनी जगह पर, राइट। ओके, अगर बॉडी को चलाना होता तो दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में लगाओ, फिर बॉडी चलेगी। बहुत जोरदार बात है, ठीक है। चलिए, ये आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 14 कर दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूँ। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन अपने आप करने की कोशिश करें, बिना पेन चलाए, बिना कागज चलाए, पेन का यूज किए, केवल देखकर आंसर देना है, केवल देख के जवाब देना है, कुछ नहीं करने कराने की जरूरत है। देखो क्या है सवाल, क्या है 16। चलिए आप लोग करिए एक बार, केवल देख के आंसर देना है विथिन 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं। चलिए मैं सबसे पहले इसको जो है ना सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें कि मैंने आपसे कहा 1 मिनट में आंसर देना है, तो हम 1 मिनट वाली बात पहले करें, है ना, उसके बाद आगे की बात कर लेंगे। एक मिनट जरा, आपका डायग्राम, हाँ ऐसा ही है, सही है, सही है, सही है। 2 ब्रिक लगाए हैं ना इन्होंने, हाँ 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, हाँ वो तो लगाने वाले की मर्जी है कि वो क्वेश्चन को कितना डिफिकल्ट बनाना चाहता है। तो देखो, मैं एक ब्रिक यहाँ लगा दे रहा हूँ, ये एक ईंट लगा दिया बेटा यहाँ पे, L लंबाई की है ना। यहाँ पर मैं फिर एक ईंट और लगा दे रहा हूँ, इसकी भी लंबाई L है। ये पता है इसकी टोटल हैंगिंग लेंथ चाहते हैं कि कितना है ये लंबाई, जिससे कि ये सब कुछ शांतिप्रिय स्थिति में बना रहे, सब कुछ शांतिप्रिय स्थिति में बना रहे। तो देखो मैं इसको बिना कुछ कैलकुलेशन के सॉल्व करता हूँ, करूँ बिना कैलकुलेशन के। सबसे पहले आप केवल ऊपर वाली ब्रिक को देखो, नीचे वाले को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। फॉरगेट दिस एंड लुक एट दिस ओनली। केवल और केवल इसी को देखिए, आप इसी को देखिए। देखो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जैसे आपके घर पे टेबल है, स्केल है, स्केल है आपके घर पे, स्केल है ना, स्टील की बिल्कुल है, आपके घर पे टेबल भी है। आप स्टील की स्केल को टेबल पर मैनेज करने की कोशिश करो, अरेंज करने की कोशिश करो, तो आपको देखेंगे कि वो जो स्टील की स्केल है ना, वो अरेंज हो जाएगी टेबल पर अगर उसका सेंटर यहाँ आ गया तो। यानी इधर से डिस्टेंस L/2 हो गए और इधर से डिस्टेंस L/2 हो गए, दोनों तरफ से बराबर बराबर अगर डिस्टेंस आई तो आपका ये ब्रिक जो है बैलेंस हो जाएगा। एकदम सिंपल, और बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई इधर इस आधे का सेंटर इधर होगा और आधे का सेंटर इधर होगा, तो ये सेंटर इधर टॉर्क लगाएगा, ये सेंटर इधर टॉर्क लगाएगा, बैलेंस हो जाएगा। वैसे भी सेंटर से चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, सेंटर से चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास एक रिमोट है ना। तो अब ये रिमोट जो है, अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहता हूँ मेरे हाथ से, हाथ पर देखना, तो ये देखो बैलेंस्ड है। अभी थोड़ा सा मैं इधर खिसकाने की कोशिश करता हूँ, बैलेंस्ड है, थोड़ा सा और खिसकाने की कोशिश करता हूँ, बस अभी सेंटर आ गया एक्चुअल में। हाँ ये लो, ये देखो बैलेंस हो गया ना। हाँ ये कॉमन सेंस की बातें हैं बेटा, फिजिक्स इसी का नाम है, फिजिक्स इसी का नाम है। एक्चुअल में हम लोग क्या रटते हैं, हम लोग चीज़ों को समझते नहीं हैं और मुश्किल कर देते हैं, चीज़ों को कठिन बना देते हैं। जो आसान सी चीज़ है उसे बहुत लंबा चौड़ा कठिन बना देते हैं, जबकि एक्चुअल फिजिक्स यही है कि आप समझिए ये आधा इधर और आधा इधर है, तो L/2 इधर, L/2 इधर है। फर्स्ट आंसर आपका यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। अच्छा, सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब ये जो ऊपर वाली ब्रिक है ना, इसका टोटल मास मैं यहाँ मान सकता हूँ कि एंटायर मास इज फिक्स्ड हियर। तो भैया यहाँ पर कैपिटल M है, इसका पूरा मास कैपिटल M है इसका, ठीक, ओके। अब मैं एक काम करता हूँ कि इसको फेंक दो 2 मिनट के लिए, फेंक देना इधर, वहाँ भेज दो, भेज दिया। अब अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, आप इसको भी वहीं सेंटर पे लगाएंगे, इसको भी सेंटर पे लगाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको सेंटर पे लगाया, सोचो 2 मिनट के लिए सोचो, अगर आपने इसको भी इसके सेंटर पे लगाया तो अब देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल M हो जाएगा और ये कैपिटल M पहले से ही है, तो ये तो लुढ़क जाएगा, पक्का नीचे घुस जाएगा, क्योंकि आपकी बैलेंसिंग कहाँ आएगी, सेंटर ऑफ मास पर ही आएगी, सेंटर ऑफ मास के अलावा आ ही नहीं सकती कहीं पर।
तो इसके लिए क्या करो आप कि इस वाली ब्रिक को ऐसा रखो कि इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास दोनों मिलकर के कहाँ हो जाए, बैलेंस होके यहाँ पर आ जाए, दोनों का सेंटर ऑफ मास बैलेंस होके यहाँ आ जाए। तो इसके लिए तरीका क्या है कि आप ये वाली जो ब्रिक है इसको आप यहाँ पर इधर की तरफ खिसका के रखो, थोड़ा सा इधर की तरफ खिसका के रखो, यानी कि ये डिस्टेंस हमने थोड़ी ज़्यादा निकाल दी। हमें सेंटर यहाँ लाना है दोनों का, इसका भी और इसका भी। तो एक काम करो, ये मान लो इसका सेंटर यहाँ है, नीचे वाली ब्रिक का, नीचे वाली ब्रिक का सेंटर यहाँ है। तो नेचुरल है कि अगर ये यहाँ सेंटर है m और इसका सेंटर यहाँ है L/2 पर, तो इसका सेंटर कहाँ होना चाहिए, मतलब दोनों का सेंटर मिला करके आपका इधर की तरफ ऐसा आना चाहिए कि 3L/4 आ जाए, ये सॉरी L/4 आ जाए इधर की तरफ, तो L/4 इधर आ जाए, है ना। थोड़ा सा ये डायग्राम को आपको सिस्टमेटिक बनाना पड़ेगा और बड़ा आराम से बनेगा, बड़े आराम से बनेगा। देखो मैं डायग्राम को जो है ना, इस डायग्राम को यहीं रख रहा हूँ, मिटा नहीं रहा, मैं थोड़ा सा जो है ना डायग्राम सावधानी से बना दे रहा हूँ। आपके एग्जाम में ऐसा ही आएगा, ध्यान रखना, एग्जाम में डायग्राम जानबूझ करके प्लान करके ऐसा ही बनाएंगे वो, जिससे आप कुछ एडजस्ट ना कर सकें, आप कुछ इमेजिन ना कर सकें। तो इमेजिन नहीं, वो आपकी उसको सोचना देखना चाहते हैं कि आप कितना पकड़ पा रहे हो बातों को। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ एक्चुअल, जो कि होना चाहिए वो वाला डायग्राम बना रहा हूँ। देखो कैसे, ये मैं नीचे वाली रॉड लगा रहा हूं, नीचे वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां है, ये थोड़ा ज्यादा निकल गया फिर भी, है ना। नीचे वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां है, सेंटर ऑफ मास यहां होने का मतलब इधर से L/2 है, ये भी आपका L/2 है, यहां से लेके यहां तक का। ऊपर वाली रॉड को तो नो डाउट हम ऐसा रखेंगे ही जिससे कि उसका सेंटर वहीं पे रहे। ये ऊपर वाली रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ M। अब देखो ये M और ये M, तो इन दोनों का यहाँ आना चाहिए। अगर सेंटर ऑफ मास आपका दोनों का बैलेंस हो गया है, ऊपर नीचे सब कुछ, तो फिर आप मस्त हो जाइए। यानी कि ये आपका L/4 होना चाहिए, ये आपका L/4 होना चाहिए, ये आपका M होना चाहिए, ये आपका L/2 होना चाहिए, यानी आपका आंसर 3L/4 आना चाहिए। इसे कहते हैं क्वेश्चन को इंटेलेक्चुअली बिना अकल लगाए, बिना अकल तो ज़्यादा जोरदार लगाइए मतलब बिना एनर्जी खर्च किए सॉल्व करना, इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन कहते हैं इसको। अब सवाल उठता है कि सर इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन तो हो गया, अब इसको अगर हम लॉजिकली सॉल्व करना चाहें तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए ऊपर वाले के लिए तो लॉजिक की ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर वाला तो सेंटर ऑफ मास पे आएगा ही आएगा। अब हम नीचे वाले को ले लेते हैं, x डिस्टेंस मान लेते हैं और फिर उसका जो है ना मोमेंट निकालते हैं सारा। तो मैं कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को एक्चुअल मेथड कि आपका मोमेंट निकाल करके सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, नीचे वाली रॉड का हमें कुछ अता पता नहीं है, अभी जो किया था उसमें तो हमने प्लान करके डायग्राम बनाया था, सेकंड डायग्राम। अब ये अनप्लान रहने देते हैं हम, यानी हम योजना नहीं बनाएंगे और बिना योजना के क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे बाकायदा ईमानदारी से, राइट। चलिए जी, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। सबसे पहले ये वाली रॉड मैं यहाँ रख देता हूँ, जानबूझ के मैं थोड़ा सा बिगाड़ के रख रहा हूँ। ये लो जी, हैं, ये मान लो आपका सेंटर है, ये आपका पॉइंट है, इसको मैं कह देता हूँ x डिस्टेंस। क्या कह देता हूँ? x। इसको मैं कह देता हूँ L-x। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए जो ऊपर वाली रॉड है ना, उसके ऊपर तो आपको बिल्कुल भी विचार करने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वो तो एकदम कॉमन सेंस की बात है। अगर आप उसको भी कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो इसी तरह से, लेकिन वो फिर मूर्खता ही कहलाएगी। अगर आप उस कैलकुलेशन को भी करते हो तो वो एक अनावश्यक कैलकुलेशन है ना। वो तो ये है कि सेंटर पे आपको रखना ही होता है उसको, तो यानी ये डिस्टेंस तो L/2 है ही है, इसमें तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है ही नहीं। और अगर आप इस पर भी बात करना चाहते हो तो 1 सेकंड की बात है, आप ऐसा करिए, इसको मान लीजिए x डैश,
इसको x डैश मान लो, इसको आप मान लीजिए l माइनस एक्स डैश, ये वाला। अगर कैलकुलेशन करने की किसी को ज़्यादा मची पड़ी है तो कर लो, वैसे ज़रूरत नहीं है, इट्स वी शुड नॉट डू दैट। अब देखिए इसका x डैश है तो इसका सेंटर यहाँ आएगा, इसका सेंटर यहाँ आएगा, तो मैं दोनों तरफ के सेंटर्स को कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैसे? इधर का मास m1 r1 इक्वल टू m2 r2, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगा रहा हूँ ऊपर वाली रॉड के लिए, जिसको कि मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहता हूँ लेकिन कर रहा हूँ ज़बरदस्ती। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर वाली रोड x डिस्टेंस की है तो मैं लिख रहा हूँ उसको कि कैपिटल M इंटू एक्स डैश अपॉन कैपिटल L, और इसका जो सेंटर है वो है x डैश अपॉन 2। एक काम कंप्लीट हो गया, करेक्ट। दूसरा मैं कर रहा हूँ उधर की तरफ देखना क्या आ रहा है, कैपिटल M अपॉन L, वो लेंथ आ रही है आपकी L माइनस एक्स डैश, फिर आपका ये आ जाएगा L माइनस एक्स डैश अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बस यही आपका आंसर है। अब जब आप आंसर को चेक करेंगे तो m बाई एल कट जाएगा, आपका 2 से 2 कट जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे x डैश स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा l स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स डैश स्क्वायर प्लस एक्स डैश स्क्वायर। आप कैलकुलेशन करेंगे डिसुम आपके पास में x डैश बराबर आ जाएगा l बाई 2, जो कि वैसे भी आना ही था। ये मैंने ऊपर वाली भी कैलकुलेशन कर दी है। वैसे आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो और उसमें बोल सकते हो कि फॉर द अपर ब्रिक वी नीड नॉट टू डू एनी कैलकुलेशन बिकॉज इट शुड बी बैलेंस्ड एट द सेंटर ओनली, तो देयर शुड बी L बाई 2 L बाई 2। अब हम इस पर आप बात करते हैं, यहाँ पे m रखा हुआ है बेटा, तो यहाँ पे एक वेट आएगा mg, यहाँ पे एक इस m के कारण एक वेट आएगा mg वेट आएगा, करेक्ट। ओके, ये डिस्टेंस आपकी x है। अब हमें इस पॉइंट को बैलेंस करना है, वी वांट टू बैलेंस दिस पॉइंट। तो बेटा इसका मास है m बाई एल इंटू एक्स, और इसका सेंटर होगा x बाई 2 पर, है ना। तो इसका वेट कहाँ लगेगा, इसका वेट यहीं लगेगा, और वेट कितना हो जाएगा, मास इंटू जी, मास इंटू जी। जी यहाँ लिख दूँ मैं, चलो इसको थोड़ा सा मैं छोटा बना देता हूँ इस लंबाई को, या चलो थोड़ा बड़ा बना देते हैं, यहाँ पे इसका मास लिख देते हैं, ये जी आ गया, मतलब ये वेट आ गया इसका, वो वेट यहाँ एक्ट करेगा। ओके, अब जरा आप छोटे से इस वाले को देखो, इस वाले का वेट कितना कहाँ एक्ट करेगा, इस वाले का वेट यहाँ एक्ट करेगा। वेट होगा m अपॉन एल, एल माइनस एक्स और जी यहाँ एक्ट करेगा, राइट। अब मैं इन तीनों का जो है ना, इन दोनों का इधर और इन दोनों का इसका इधर, मैं वो निकाल रहा हूँ, क्या, टॉर्क। तो देखिए मैं टॉर्क निकालने जा रहा हूँ, राइट साइड टॉर्क इक्वल टू लेफ्ट साइड टॉर्क। टॉर्क का कंसेप्ट क्या है, टॉर्क लेफ्ट मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क राइट, ये बराबर होना चाहिए अगर आपको बैलेंस करना है तो। अगर टॉर्क में जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो आपका गिर जाएगा सिस्टम गिर जाएगा। तो देखिए मैं टॉर्क लेफ्ट अपॉन टॉर्क राइट कर रहा हूँ, मैं टॉर्क लेफ्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप जरा चेक करना, m बाई एल, एल माइनस एक्स इंटू जी बेटा, और मैं कर रहा हूँ इधर कितना, L माइनस एक्स अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अब देखो आप राइट वाला देखो, राइट वाला आप देखिए कैपिटल M बाई एल इंटू एक्स इंटू जी इंटू एक्स बाई 2 प्लस कैपिटल एम जी इंटू, नेचुरल है आपको x ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वो x डिस्टेंस पर ही है, यहाँ से तो x डिस्टेंस पर ही है। वो बात एक अलग है कि आपका जो x है वो कितना है, क्या है, वो एक अलग कहानी है, वो बाद में आएगा जो भी आएगा। चलिए हमने ये लिख दिया। अब मैं m बाई ये m है बेटा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको l से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार, या 2l से मल्टीप्लाई कर दो एंटायर इक्वेशन को। तो देखिए कैपिटल एम जी, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया है मैंने, 2l से मैं एंटायर उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये आ जाएगा एम जी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम जी एल एक्स आ गया, करेक्ट। चलो जी एम जी से एम जी उड़ाओ, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एल एक्स, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल एक्स। देखो कितना आराम से कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। 4 LX बराबर एल स्क्वायर बाई, तो x बराबर कितना आ जाएगा, l बाई 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर l बाई 4,
x बराबर L/4। x बराबर जब आपके पास L/4 आया है तो इसका मतलब ये सारी डिस्टेंस मिल करके, भैया x तो आपका L/4 हमने कैलकुलेट किया है जी, हम अब कैलकुलेट किया और वो L/2 पहले ही था, यानी कि टोटल डिस्टेंस आ जाएगा L/4 प्लस L/2 यानी 3/4L। ओके, चलिए ये सवाल आपके कंप्लीट हो गए 16 तक। अब मैं आपको एक सवाल दे करके छोड़ता हूँ कि अगर मान लो ये आपकी ब्रिक है, मतलब एक वो सपोर्ट है, यहाँ पर एक ब्रिक रखी है, यहाँ पर एक ब्रिक रखी है L लंबाई की, सब लंबाइयाँ बराबर हैं, यहाँ पर एक ब्रिक रखी है, 3 रखी है, कितनी रखी है? 3 रखी है, बैलेंस्ड है, बैलेंस है, ये ध्यान रखना है। अब बैलेंस है तो आप इसका यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल लेंथ बताइए, टोटल, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है मैंने यहाँ पे, करिए, कोशिश करिए। अच्छा, बिना पेपर पेन चलाए करिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा, हैं? हाँ, देखो कर सकते हो आप बिना पेपर पेन चलाए। ये वाला देखो L/2 आपका होना ही चाहिए, ऊपर वाला तो इसका मतलब एक डिस्टेंस तो आपकी देखते ही आ गई L/2, क्योंकि इसको बैलेंस करना है। फिर आपको इस पॉइंट को चेक करना है, इसको पॉइंट को चेक करना है। अब इस पॉइंट को चेक करके आपने इसकी भी लेंथ निकाल दीजिए साहब, 3L/4, वो L/2 आ गई, L/4, 3L/4 आ गई। अब आपको यहाँ पे करना है, ये काम आपका है, ये मैं बताऊंगा नहीं, आप अपने आप सोचिए, अपने आप सोचिए, है ना? हाँ, आपको कुछ नहीं करना है यार, मैं बता ही देता हूँ। मेरे मन में रहती नहीं बताऊँ, फिर भी बता देता हूँ, एक बुरी आदत है, खराब आदत है। अब होता है क्या करना है, इसके इस साइड का टॉर्क जितना भी एक्स आएगा उस साइड का टॉर्क सारे का लेना है और टॉर्क इक्वेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, राइट? अगर 4 होते ये तो, अगर 3 है तो ठीक है, 3 है तो आपको जवाब देना है, 3 है तो आपको जवाब देना है, 4 होते तो भी आपको जवाब देना है, करिए, तो भी आपको अलग, मतलब 2 क्वेश्चन अलग बना दिए, है ना? करिए, आप कोशिश करिए। और अगले लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? चलिए, नमस्ते।